हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपके सामने कमलेश्वर जी की कहानी राजा निर्बंसिया लेकर आई हूँ। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरव पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते। आटे का सुंदर सा चौक पूरा जाता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली की बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सतिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना कामकाज करते दिखते, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता। राजा की एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर, राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के साथ महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निपटी थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों के तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भंवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी, तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलैया लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियां दूसरों के घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा करने कर दिया था। उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया था। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला उनकी कहने की कुछ हिम्मत होती। इस प्रकार यह सब कहकर वह आंखों में आंसू ले आई और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई। एक अरमान उसके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी गोद में ना खिला पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में वह शांत और शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए, माँ सुनाती थी। राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया, पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज को निकली।
इसी बीच जगपति की रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा। पर छठे ही दिन खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें दे दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूक चलाई तो उसकी घिग्गी बन गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाई और हाँक लगाई, ए हवाई बंदूकें, इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांग को पार करती हुई निकल गई। दूसरी उसकी जांग के ऊपर कूल्हे में समाकर रह गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियां मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थीं, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल में दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां के आदमी आते जाते रहते। जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांग की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन में 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था, या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले, रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे में लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और आराम कुर्सी थी और एक निजी सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बचन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहता था। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरा गिरा के हाथ पांव तोड़ देने वाले एक आध लोग। छठे छमा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कोई रोग घेरता ही नहीं था। अभी कोई बीमार पड़ती तो घरवाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ लेकर निकल जाते। फिर उसके जीने मरने की खबर तक ना मिलती। एक दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने से पट्टी खोलने में कुछ लापरवाही थी, जैसे गलत मधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी और वह रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपने काम को करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुख से चीख निकल पड़ी। वचन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा के मुख में धोती का पल्ला खोसे उसकी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली से तड़प कर रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उनकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चूक पड़ा। बचन सिंह सिहर घसा गया। उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। आहों कराहों, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह फिर आज उसे हुआ था और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते ही फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे।
पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद ब खुद अपनी बात से उचट गया। वह बेपरवाही से तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही, और हाथ धोते समय चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो उसमें खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और वचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवाखाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूले का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी से अच्छा दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को भी चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं ली जा सकती दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है, उनमें वचन सिंह ने कहा। चंदा चुप हो गई। वचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं से तो इंतज़ाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा, देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा ने कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी के उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट के पास आकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगतपति का ध्यान आकर्षित करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी हैं, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बाहर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? तुम तो देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इससे तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन में से भी कोई रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा, और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयां रखी थी। चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थीं, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो। चंदा की नादानी और स्नेह से वह उलझ रहा हो, सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो वह सब समझ न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने किसी से रुपए नहीं उधार लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे, तुम्हारे मेरे सामने स्वीकार न करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई। वह बड़ी स्वाभाविकता से अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया है, उसी से आई हैं। मुझसे पूछा तक नहीं? और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। कड़ा बेचना से तो अच्छा था कि वचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती, और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रौन में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते वह बात दबा गई कि वचन सिंह ने उसके लिए खाट का इंतजाम भी कर लिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में आ गई, हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई।
जहां वचन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम की टांग फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था और यह भी कि वह क्यों वचन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवा खाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाइयों की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त से अधिक प्रकाशवान होकर कोने के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। वचन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है, जिसकी पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली जाती है, जिसे एकांत पढ़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे ये अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। वचन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा जैसे वापस लौट पड़ी, जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। वचन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जवान को दबाते हुए वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी कि निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक कि उस खामोशी से अर्थ भर गया था। चंदा रुक गई। वचन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की पारिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने व्रत में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीज के कमरे में एक करहा की आवाज दूर तक मैदान के छांव तक जाकर डूब गई। चंदा ने जैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयुक्त करते हुए कहा, यह कड़ा तुम देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही हो? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया और देने का साहस ना होते हुए भी यह काम आवश्यक था। वचन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिसकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ से लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उसने झांकते हुए अपने हाथ में उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और वचन सिंह दवाखाने की ओर। काली बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक से कुछ रह गया, छूट सा गया। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल ना रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच में से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे। उसने असमंजस था, पीड़ा थी, निरीहता थी, कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को ना रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात शूल सी गड़ती रहती थी कि उनकी कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन वचन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। वचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा।
पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते हुए उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर के किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बिध सकते थे, और वह उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्षण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांपकर मिटने लगीं और मन में छुपे संदेह के राक्षस के बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगी। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तो रात झुक आई थी और फिर उसकी गली में जो शाम से ही अंधेरा झड़ना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे बनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फिक रही थी। उसके दराजदार दरवाजों में लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रुंधी गली के मुहाने पर पूरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी की मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए हैं, कुलमा भी आई है। यह सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना, तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ना तेल ना। कहते कहते जगपति एकदम चुप हो गया और चंदा को लगा आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों ने सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे व्यंग से कोई कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई। पर जगपति की आंखों में नींद न थी। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावाना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसके स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया है, पर बिंदु में हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से एक बार झांक कर देखता था और वह सिहाए उठता था, और फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए हैं। उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए हैं। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। और बड़ी तेजी के साथ कमरा एक बार की चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे कोशिश करने पर खिग्गी बन जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की ससाहट कमरे में जान डालने के लिए लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने ज़मीन पर रखे और चंदा की खाट के पाइक से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे वो बहुत देर तक वह स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूट फूट कर आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिसमें हाल में के बच्चे के गभुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाइंद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह की चिकनाहट, और वह माथा जिसका पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए, रेशम से उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उसकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियां,
और सांस में घुलकर आती हुई आत्मा की निष्कपट आवाज की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले होंठ, उन पर पड़ी अछूत रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उनकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और अंगुली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हाथों को पसारकर उसके सिर को अपने सीमा में भर लेना चाहा और जैसे कोई खटोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई, वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला, जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों कड़े, सोने के कड़े उसमें लिपटे थे, और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगे। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी, ये सब दवाइयाँ ताकत की टानी। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। जवान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झंझकोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई। रक्त पानी हो गया। थोड़ा सा संयत हुआ, उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? उसने जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है। वह एक सीख सा बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनका सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा के कड़े मांग कर बेच लिए और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैरहाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने उसकी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांग कर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने ही छीन लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। चंदा के साथ वह अन्याय कैसे करे, उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले। फिर वही नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे उसके इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, और जैसे वह लज्जा को स्वयं ही उठाकर ढांपेगा और उन्हीं ख्यालों में डूबा शाम के शाम तक इधर उधर काम की टोहों में घूमता रहा। किसी से उधार ले ले, पर किसी की संपत्ति पर क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा। और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते, कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव के में एक एक पैसा कम करने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़ियाँ बंधवाकर 11 मरतबा पैसों का हिसाब जोड़कर एकाध पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा लाते हैं। गली में कोई खोमचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से तो जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर अपनी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद ही आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर पहुंचा कि सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर जब आते ही, हो गए, बैठिए ना, 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो 2-3 दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था यह। जगतपति असमंजस में पड़ गया। एकदम भीतर घुस जाए। इतना क्या हर्ज है,
पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरौठे में साइकिल को पकड़ते हुए उसे सूझाई वही इसे जैसे अनजाना बनता, बड़ा प्रयत्न से आवाज में खौलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज कमरे के बाहर निकलकर जैसे खुश खबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खासते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बचन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ भला कौन? कहता जगतपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गए जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली। वचन सिंह जब फिर अपने आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने अपने पन से जगतपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में ना रहते रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैर लौट जाओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ ऐच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे वह भी कहने की या पूछने की। फिर बोला, वचन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आदमी आने वाला आदमी है, लेकिन इससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मेरा मतलब कि जिसने कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बचन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बचन सिंह के साथ जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उठने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है, बेकार है। यह माना कि उसके सामने पेट पालने की इतनी कोई विकराल समस्या नहीं, पर भूख नहीं मर रहा है, जाड़े से कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है, जो कुछ मांगता है कुछ और सोचता वह कुछ, क्या कुछ है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रहने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर, लेकिन उसे क्षणिकता को भी देखा। और तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो अब उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम? हाँ, यही, बिल्कुल यही है जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सोना ना छोड़े, जिससे वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख हो, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानते हैं। काम ही जिनकी आस है, सिर्फ वह काम कर चाहता है। और एक दिन उसके काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण में जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया, हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव के आने वाली लकड़ियों को इस कारोबार में पोरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के गिरवा दिया गया। गांठें एक और रखी गईं, चेलों का चट्टा करीने से लग गया और गुदे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर काटने का तय कर लिया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह लकड़ी की जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीनें लगेंगी। कारोबार बढ़ जाने पर वचन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। उस 24 घंटे उसके सामने काम है और उसके समय का उपयोग है। दिन भर वह 1 घंटे
के लिए किसी मित्र का हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, और बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ अपना काम ही भर सकता। और अब वह कामदार था। वह कामदार तो था ही, लेकिन अब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला लेकर बैठता तो सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का कर देखता तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया हो। फिर इन कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे और इन ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ पर रखकर तौल बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसमें बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने बैठी वायु से निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाली मूंगफली के पेच की एक रस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के तालाब में, तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कौड़े को रोंदते दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंबे की कील में टांग देता और थोड़ी देर बाद वह अस्पताल वाली सड़क से वचन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगपति के सामने वह आकर खड़ा होता तो वह उसे विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व तो डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती, तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर वचन सिंह कुछ देर रुकता और बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और वचन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। वचन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बाहर है और तरकारी का स्वाद भी नहीं मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है, क्या अंदाज है। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, अब ऐसा जवान पर चढ़ा कि या इन्हें कागज से पतली रोटी पसंद ही नहीं आती थी। अब मुझे कोई पोतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है और फिर मन ही मन करता है। पर चंदा की आंखें वचन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुई तो एक चमचा और परोस दो और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने के से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती। तब उसके दिल पर एक गहरी सी चोट पड़ती। न जाने वह क्यों खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती और वह अपने आप को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे को उनसे मिलकर एक तरह तरह की टीस, चटक, ऐठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती हों तब उसे कहाँ राहत का अकेलापन हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस और बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबूल पर एकांकी पेड़ सुन्नसा खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक पर्दा नशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते ही फिर आती और एक दिया बारती और आगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती। दिए की लौ कांपती, कभी बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे, फिर थके उदास से, फिर तेज सधे सामान्य से, और वह उसी मोहल्ले में खो जाती।
तब रात की तन्हाइयों में बबूल की कांटों के बीच उस साए साए करते उस मैदान में उस जैसे कब्र में कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगतपति का बदन कांप जाता और भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। जगतपति अपने टांगों को पेट में भींचकर कंबल में मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते तो जगतपति कंबल लपेट घर की ओर चला आ जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट पड़े। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाच से भर दे और सब राजसी वश उतार। राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उसी सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के घर पास रात में पहुंची। रात भर उसके साथ रहीं और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट आईं। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले। 2 ही दिन में राजा को निकल आने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और जैसे उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात की मेह की तरह खबर फैल गई, बरसकर फैल गई कि चंदा के बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताककर खबर सुनी। बंशी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल पर मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहियों को हथेली से रगड़ कर रोक कर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपोटर के। न जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई है। इस गली की तो पुश्तों में ऐसी मर जा रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक न देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक न मालूम। और यह कहते कहते उसका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी। अपनी पवित्रता की महानता के बोझ के दबे धीरे धीरे खिसक गई। सुबह तक यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर तखत पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां चिराई न बिक्री की और ध्यान दिया न दोपहर का खाना खाने ही घर पर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, मुट्ठी बांधकर बहाँ का जोर देखा तो नसें तनी और बहाँ में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी अदृश्य हाथों ने उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई नसों की नस पर हिमशीतल होंठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिक और भारी हो गई। उसने घुसने में उसकी सांस तक रुक गई और घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर चोरों की तरह निशब्द कदमों से वह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिपटिपा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था।
वह खामोशी से खड़ा देखता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख, जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो। उसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई थी, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसने खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो वह सूजा सा लगा। एड़ियां भरी सूजी सी, नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर दे। पर उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक से किस शापवश निर्वासित होकर तुम इधर आई हो चंदा? यह शाप तो अमिट था। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा वह एकदम नंगी हो गई है। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे खिसकाई और बहुत संयुक्त सी होकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे की देहरी पर चौखट में सिर टिका बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि वह पराए स्वर वहां गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है, और एक तरफ घर के कोने में अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता जा रहा था। अजीब सी निस्तब्धता, असमंजस गति पर पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठ जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया, पर कौन नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे स्वभाव में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी लिख दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है। जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह घुटने से मुंह दबाकर कांतर सी फफक फक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होंठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए फूट पड़ा, यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशरम और बेगैरत? उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले? तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का सर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरे से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर गांव चली गई। जगपति पूरा दिन रात भर टाल पर ही काट लेता, उसी वीराने में तालाब के बगल कब्र, बबूल और ताड़ के पड़ोस में, पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को रोके रहता, उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके मन और तन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह ना जा पाता। हिकारत भरी नजरें सहता, पर वहीं पड़ा रहता। काफ़ी दिनों बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था अब वह पंगु हो गया, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके आँख है, ना कान है, ना मन है, ना इच्छा है। जब वह उस बाग में पहुंच गया तब खरीदे पेड़ काटने से दो और आरे वालों ने अपने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर्र कर्र का आवाज शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और शकूरे की कुल्हाड़ी बज उठी। गांव के दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया और जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या वचन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज उधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास, आदर्श मोम से पिघल गए? शकूरे! बाग से लगे डंडे पर किसी ने आवाज लगाई। शकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने में खेत पर लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर डंडे पर आंखें गड़ाई। दो भैंसे गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंचे थे।
शकूरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भूत तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छाट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकूरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखट सा तो हो गया है, ना फूल का ना फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुरा जाएंगी। शकूरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज में कहा। जैसा ठीक समझो तुम, जगपति ने कहा, और उठकर मेड़ 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 पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गईं। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की ओर धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद जब राजा परदेश में बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर अपने घर लौटे, माँ सुनाया करती थीं, राजा की गाड़ी का पहिया महल के कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की कि वह पर पहिया ना निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वही तो बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर आए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उसने उन्हें रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल के 2 बालक कहाँ से आ पहुँचे। भीतर पहुँचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। तब राजा ने पहले इन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं में के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी तब जगपति तखत पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारे ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी गहरी नजरों से मुंशी जी को ताका, पर वह उसके तीर का निशाना ठीक ठाक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों हैं। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात हो, जिससे उसके गोल होती आंखें समझ लेंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी ने बड़ी दर्द भरी आवाज में कहा, सुन तो लिया होगा तुमने। क्या? कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहती तो वह यही है कि मर जाए तो रास्ता खुल जाने पर राम की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक गई और बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी पड़ी जड़ी थी। मुंशी जी, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबा हुआ हूँ, तन से मन से पैसे से इज्जत से, किसके बल पर दुनिया सजोने की कोशिश करूँ। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुकाई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उनके कंधे पर हाथ रख के वे उसे गली तक लाए। उसने एक कोठरी के आने पर पीठ सहलाकर उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबे ऐसे चलता रहा आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर कुछ ऐसा बोझ था तो ना सोचने देता था ना समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन।
उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी और वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और परोठे के अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ा तो एकाएक रात वह आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के पास लौटा था। मेवा चाची का वह जहर भुजा तीर। आ गए राजा निर्बंसी अस्पताल से और आज सत्यानाशी कुलबोरन। स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ ना होगा। और उस रात की शिशु चंदा, चंदा का लड़का हुआ है सब कुछ और जानती, आदमी का बच्चा न जनती, वह कुछ भी न जनती, कंकड़ पत्थर वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती उस रात की शिशु चंदा। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को। पर वह भी कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या? मेरे जीते जी यह सब अच्छा नहीं है। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को वह मुझे नीच समझती है? कायर नहीं तो एक खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं, औलाद ही है। वह स्नेह की धूरी है जो आदमी औरत के पहियों को साथ कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो वह औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं है रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा कोई और नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल के अंधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को सिमेट लेता। आज का अंधेरा घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले। और फिर सिवा किसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच ही दिया था। सिवा चंदा की कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज ना मिलता तो सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब शकूरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए, हरा होने से क्या उखड़ तो क्या गया है? पर स्वयं भी वह उकटा हुआ पेड़ है, न फल है न फूल है, सब व्यर्थ ही तो है। सब कुछ सोचा पर उसका विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से पैसा मांगने पर डांटता रहा और खुद लेता रहा। आज वह दूसरे के घर में बैठ रही तो उसे छोड़कर वह अकेला हर तरफ बोझ है जिसके नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट रही है। और किस तरह टटोल टटोल कर भीतर पहुंच गया। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भराया और उनमें से दूध की धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो और ये पुत्र मेरे हैं। उस दिन राजा ने फिर से राजकाल संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी। वह जगपति राजा नहीं, वचन सिंह का पाउडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राजभर में अपने उत्तराधिकारियों की खबर हो जाए। जगपति के मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों के कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए। आग बच्चे से ही दिलवाई जाए बस।
माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास के बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी ख़त्म हो गई, पर अगर आपके इस कहानी के बारे में अगर आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपना इतना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।